नमस्कार, मैं हूं अंकुश शर्मा। स्वागत है आपका खबर 24 आवर्स में। रुक करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों का। मंगलवार की सुबह नेपाल फिर से कांपा। तबाही के 4 दिन बाद भी नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। मंगलवार तड़के 1 घंटे के अंदर भूकंप के दो झटके महसूस किए गए। पहला झटका सुबह 4:10 पर महसूस किया, जबकि दूसरा 5:05 पर आया। इस बीच नेपाल से 3 भारतीयों के शव एयर इंडिया से दिल्ली लाए गए। गुजरे वक्त के साथ नेपाल में उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। अब मलबा डरा रहा है। अब नेपाल में मरने वालों की संख्या 4,500 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 8,000 से भी ज्यादा। काठमांडू में ही 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 जगहों पर मलबे के नीचे से लोगों के निकालने का काम जारी है। मलबे से भी और लाश निकलने की संभावना है। The airport at about 6 o'clock. We've just been here all night since, hoping to catch a flight. What did the airport authority told you? There was a piece of paper saying our flight had been cancelled and we need to phone from 9 o'clock this morning, but that's the only information we've had. What kind of problems do you have? I suppose just lack of information. Really, it'd be good to know what's happening, what's going on. Yesterday we just arrived here and then an earthquake happened, so we stay here for whole night. It's cold, no food, no water, no camp. We want to go home, and also we want to know the situation of the city hall. Is it safe for any other peoples, any other survivors? कॉन्फ्रेंस चालू था हम लोगों का। We were in the conference hall. All of a sudden everything started shaking. सब कुछ हिलने लगा। हम लोग सबके सब वहाँ से निकल के बाहर आए। होटल के ग्राउंड में आए। There we felt we were safe. So now पूरा रात हम लोग रात को होटल के बाहर सो के गुजारा है। 9 to 10 hours we are standing here. There is no information. There is no official. There is no policeman who is giving us the information about the flight or any information that how long we have to wait here and the reasons for waiting here. So this is the state of affairs here. And everybody is in panic. There is no water. I mean, we have to buy the things from the shop. That's okay, but there is nobody. बहुत परेशानी है वहाँ। खाने के हाल है, पानी के भी हाल है, ऊपर से अर्थक्वेक चल रहा है कंटिन्यूस। सुबह 11 बजे एयरपोर्ट आके बैठे थे। अब रात को पुकाया, कोई पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो गए। कुछ भी नहीं है। हम सब परेशान है खाने पर। कल से सुबह 12 बजे घर से निकले थे, अब सीधा 12 बजे पहनने के लिए कपड़े भी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। घर में सब सामान है, हमारे को कोई कमी नहीं है। हम जैसी गेट चौक में रहते हैं। हालत बहुत खराब थी। अब आके लगा है कि हाँ जीवन मिला है, नया जीवन मिला है। हालात इतनी भयंकर है कि हम लोग मौत के मुंह से निकल गए हैं। आम आदमी पार्टी की रैली में फांसी लगाकर जान देने वाले किसान गजेंद्र सिंह का इरादा खुदकुशी का नहीं था और उसकी मौत एक हादसा थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने जिलाधिकारियों को सौंपी अपनी रिपोर्ट में घटना को एक हादसा माना। फॉरेंसिक जानकारों के मुताबिक गजेंद्र की मौत दम घुटने से हुई। हालात और तस्वीरों के आधार पर की गई जांच के पुलिस को लगता है गजेंद्र ने अपना संतुलन खो दिया था। उसे संभवतः सिर्फ दिखाने के लिए मकसद से अपने गले में गमछा बांध रखा था, तभी उस वक्त पैर डाल से फिसल गया और गले में फांसी लगने से उसकी मौत हो गई। अपने रिपोर्ट कार्ड में पुलिस ने यह भी दावा किया कि उसे गजेंद्र को पेड़ से सुरक्षित उतारने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की मदद ली और दमकल विभाग से सीढ़ी भी मांगी थी। नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य तेज करते हुए सोमवार रात तक 5400 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि वायुसेना की उड़ानों और सड़क मार्ग के जरिए इन भारतीयों की वापसी हुई है। इनमें 30 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। विदेश सचिव एस जयशंकर ने सोमवार को गृह सचिव एलसी गोयल और सचिव आर.के. माथुर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। अब तक वायुसेना की 13 से ज्यादा उड़ानों के जरिए 2091 यात्रियों को काठमांडू से निकाल लिया गया है। उनमें से 4 C-17 ग्लोब मास्टर, 4 C-130 हर्क्यूलिस, 3 IS-76 परिवहन विभागों के साथ 3 IL-72 विमानों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। But the Indian Air Force did a very good back again, they said. We have no very happy, humbled by what armed troops have done for us. आम आदमी पार्टी से निकाले गए देश भर में स्वराज अभियान शुरू करेंगे। स्वराज अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि स्वराज संवाद अभियान को प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मई महीने में देश भर के 20 शहरों में संवाद कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके लिए 14 जगहों के कार्यक्रम तय भी हो चुके हैं। गुड़गांव में 14 अप्रैल को हुए स्वराज संवाद के बाद बुधवार को पहला कार्यक्रम बेंगलुरु में होने जा रहा है। इसके बाद गुवाहाटी, इस्लामपुर, कोलकाता, लुधियाना और पटना में भी स्वराज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सभी संवाद कार्यक्रम 31 मई तक चलेंगे। इसके बाद आगे कार्यक्रम बनाया जाएगा।
वहीं विदेशी चंदा हासिल कर रहे गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने तकरीबन 9000 एनजीओ का लाइसेंस विदेशी चंदा नियम कानून FCRA का उल्लंघन करने के संबंध में रद्द कर दिए हैं। एक अन्य आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि साल 2009-10 से साल 2011-12 के लिए वार्षिक रिटर्न नहीं दाखिल करने के लिए 10 से ज्यादा एनजीओ को नोटिस जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार 16 अक्टूबर 2014 को इन एनजीओ को नोटिस जारी कर कहा गया है कि वह 1 महीने के भीतर अपना सालाना रिटर्न दाखिल कर बताएं कि उन्हें कितना विदेशी चंदा मिला है, इस चंदे का क्या स्रोत है और किस उद्देश्य से इसे हासिल किया गया। इनमें से मात्र 229 ने जवाब दिया है। रविवार को जारी अधिसूचना में बताया गया कि बाकी के एनजीओ से जवाब नहीं मिला, इसलिए FCRA के तहत जारी उसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR पुराने वाहनों पर पाबंदी को लेकर 6 महीने की मोहलत मांगी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कहा कि यदि यह आदेश प्रभावित रहा तो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और अन्य सेवाएं प्रभावित होंगी। NGT ने दिल्ली NCR 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन चलाने पर रोक लगा रखी थी। ट्रिब्यूनल अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ के ये आदेश 6 महीने तक स्थगित करने की अर्जी दी गई है। मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पिंकी आनंद और अधिवक्ता बालेंदु शेखर की पीठ को बताया गया कि किसी भी देश से प्रदूषण कम करने के लिए वाहन के पुराने होने का आधार नहीं बनाया जा सकता। आनंद ने बताया कि 10 साल के पुराने वाहन पर सिर्फ 7% है, जबकि 92% 10 साल से कम के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल से पुराने सभी वाहन प्रदूषण में नाममात्र भूमिका निभाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और बड़ी खबरों का। I'll give you everything you'll ever need, and I'll find a way to turn you into a monster. Me and you, we can rule the world, 'cause no one's gonna fuck with me and my monster. I'll give you everything you'll ever need, and I'll find a way to turn you into a monster. Me and you, we can rule the world, 'cause no one's gonna mess with me and my monster. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शिक्षा के भगवाकरण के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कर दिया कि संविधान के दायरे में ही बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस बारे में पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। लोकसभा में ISTR जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में हस्तक्षेप और कथित दलगत भावना से नियुक्तियां करने के कुछ मेंबरों के आरोपों के जवाब में आक्रामक रुख अपनाते हुए स्मृति ईरानी ने उन्हें बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा किसी भी संस्थान की बेवजह तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं की नियुक्ति में दलगत भावना से ऊपर उठ के ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है जो देश के निर्माण की भावना से निष्पक्षता से काम करना चाहते हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और 19.6 अरब डॉलर के मालिक मुकेश अंबानी एक बार फिर विश्व के सबसे धनी भारतीय बन गए हैं। अंबानी ने दवा बनाने वाली कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स के दिलीप सांघवी को पीछे छोड़ा है। आपको बता दें कि सांघवी करीब 7 सप्ताह तक शीर्ष पर रहे हैं। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ ने नेपाल के भीषण भूकंप में अनाथ हुए 500 बच्चों को गोद ले लिया है।
बाबा रामदेव के प्रवक्ता तिजारावाला ने बताया कि भूकंप के समय काठमांडू में मौजूद रहे योग गुरु अपने पूर्व निश्चित कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार को दिल्ली लौट आए और वहां हाजिर होते हुए अपने पहले निर्धारित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जबकि उनके करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्णन फिलहाल नेपाल में ही रहेंगे और वहां पतंजलि में गोद लिए बच्चों की व्यवस्था और अन्य राहत कार्यक्रमों की भागदौड़ संभालेंगे। गोद लिए गए अनाथ बच्चों को नेपाल में काठमांडू में पतंजलि योगपीठ के चिकित्सालय और योगपीठ के लिए बनाए गए नए परिसर में ही रखा जाएगा। इन सभी बच्चों को 5वीं तक शिक्षा, भोजन, आवास और चिकित्सा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पतंजलि ने ली है। जिनके माता पिता नहीं रहे अब इस दुनिया में, जिनका परिवार खत्म हो गया, उन बच्चों को हम गोद लेंगे, उनको शिक्षा संस्कार देंगे। और इतना ही नहीं, जो घायल हैं उनके लिए हमने रक्तदान शिविर, खुद भी रक्तदान किया, श्रद्धेय आचार्य जी ने भी किया और हमारे सारे कार्यकर्ता और जो भी आम पब्लिक के लिए भी हमने कहा कि सब इस काम में लगो। जब तक कि इस आपदा का असर रहेगा, हमारा पूरा संगठन 14 अंचलों में 75 जिलों में यहाँ पर संगठन है, 30,000 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता भाई बहन हैं, वो सब इस सेवा में रात दिन लगे रहेंगे। यदि हमारा जीवन बचा है तो वो इस शायद सेवा के लिए बचा है। और इसलिए हमने तय किया कि यहाँ पर हमने 3 तो बड़े काउंटर लगाए हैं, फल के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए। नेपाल में आए भूकंप के 4 दिन बाद वहां के लोगों को दवाओं और भोजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत के लौटने के लिए काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हजारों भारतीयों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भूकंप के बाद घायल हुए और बेघर हुए लोगों के लिए नेपाल में ही दवाइयां और भोजन कम पड़ रहे हैं। नेपाल के लोगों को इन बुनियादी चीजों की सख्त जरूरत है और सरकार उन्हें सामान वितरित करना भी चाहती है। नेपाल ने भारत, चीन और अन्य देशों से विलंबित सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। नेपाल में कई हजार लोग ठंड के मौसम में पिछले 2 दिनों से खुली रातों में सो रहे हैं और बुनियादी चीजों की मांग कर रहे हैं। नेपाल के मुख्य सचिव ने कहा कि हम कठिन परिस्थितियों में रह रहे भूकंप पीड़ितों को पीने का पानी, सूखा भोजन, चटाइयां और दवाइयां वितरित कराने में समर्थ नहीं है। उन्होंने कहा सरकार तेजी से बचाव कार्य और हर संभव प्रयास भी कर रही है। हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।